हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी और ज़रार खुड़ो का सलाम कबूल कीजिए। आज वसअतुल्लाह हमें ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, होपफुली कल कर लेंगे। मुल्क 6 अक्टूबर से आपको पता ही है मुख्तलिफ़ अफवाहों की, बहरानों की बातें हो रही हैं, हर तरफ चल रही हैं, मगर अब लगता ये है कि आज जो है मामला किसी रुख बैठता हमें नज़र आ रहा है। सबसे पहले जो NCOC की आज मीटिंग हुई उसमें वज़ीर आज़म भी, आर्मी चीफ भी और बाकी सारे जो मिलिट्री और सिविल के टॉप ऑफिशल्स थे वो शरीक हुए। और उसके बाद एक और भी तस्वीर आई ISPR की तरफ से जारी की गई, जिसमें जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और ISI के चीफ जनरल फैज़, जिनके बारे में ये हो रहा था कि उनकी तैनाती अभी की जाए या नहीं, और हुकूमती वज़रा कह रहे थे कि इसमें कोई कानूनी तरीक़ाकार जो है, कोई टेक्निकल ग्लिच थी जो दूर हो गई है, वो उस हवाले से तो बहरहाल बज़ाहिर ये लग रहा है कि एक फेयरवेल मीटिंग थी और जो तमाम तैनातियाँ हैं वो अपने ही जो शेड्यूल के मुताबिक होंगी। ऑल्दो दिन में कुछ खबरें भी आई कि कुछ समरी अब देखिए, अब समरी अगेन एक बार फिर मुख्तलिफ हलकों से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि जी समरी चली गई है, लेकिन जब तक उसकी तस्वीर नहीं आएगी, बल्कि दस्तखत की तस्वीर नहीं आएगी, ये तस्वीरें तो आई हुई हैं, तो उस वक्त तक मैं ख्याल है कि कुछ भी कहना नोटिफिकेशन इवेंचुअली लगता है कि अब हो जाएगा, शायद इसी हफ्ते हो जाएगा। जहाँ तक ये बातें हैं, देखिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ISI हेडक्वार्टर जाना कोई अनहोनी बात नहीं है, रूटीन की बात है, लेकिन रूटीन में इस तरह की रिलीज भी की जाती नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। अच्छा, मजे की बात यह है कि सोशल मीडिया पे कल जो है कमांडर कोर 5 यानी कराची के जो क्योंकि यहाँ के कोर कमांडर हैं जनरल नदीम अंजुम, जो कि अब जाएंगे SDG ISI, तो उनके दरबार की भी पिक्चर सोशल मीडिया के ऊपर आई, तो उससे तासुर ये हुआ कि अब जो है ये अलविदाई मुलाकातें और जो दरबार होता है वो फाइनली होता है, उसके बाद वो वहाँ चले जाते हैं। तो यही हफ्ता है कि जब तमाम तैनातियाँ जो हैं वो होंगी, जिसके बारे में ISPR ने 6 अक्टूबर की अपनी प्रेस रिलीज़ में ऐलान किया था। आज एक और भी एक अनहोनी सी तस्वीर है, वो है गुजरावाला के कोर कमांडर जो है वो आने वाले कोर कमांडर और जाने वाले कोर कमांडर जो बैटन एक्सचेंज होता है उनका, वो भी दी गई। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि मामलात ऐसे हैं तो दिखाने के लिए कि थिंग्स आर एज नॉर्मल। अब देखिए, नॉर्मल तो हम कह सकते हैं कि नहीं है, लेकिन न्यू नॉर्मल की बात, न्यू नॉर्मल, अब देखिए आप इसको गलतफहमी कहें, आप इसको रूटीन का मामला कहें, आप इसको टेक्निकल इशू ग्लिच कहें, जो भी कहें, एक तासुर यकीनन पैदा हो गया है कि अब शायद 1 पेज की हम बात नहीं कर रहे, बल्कि कोई 5, 6, 7, 8, 10 पेजेस की बात हो रही है, या पेज एक ही है, किताबें फर्क जो भी है ऐसी बातें हो रही हैं। अच्छा, लेकिन ये जो है ISI की चीफ की तैनाती की बात हो गई, नोटिफिकेशन, समरी, ये हमारे मसले मसाइल हो सकते हैं, सियासतदानों के लिए मसले मसाइल हो सकते हैं, अवाम के लिए ये इशू नहीं है। अवाम के लिए एक ही इशू है इस वक्त पर, महंगाई, और वो है महंगाई, सुपर महंगाई। आप ये देखें कि पेट्रोल की प्राइस 10.5 रुपये बढ़ाई गई, कहा गया कि इंटरनेशनल मार्केट में, और जो है भी उसके अलावा साथ साथ गैस की कीमतें भी बढ़ गई, बिजली की पर यूनिट कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। ऑलरेडी जो फूड इन्फ्लेशन है वो फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स 10% से ऊपर है, जो कि 14-15% तक चली गई है। तो और ये अभी जो पेट्रोलियम में इजाफे का वो इम्पैक्ट अभी आएगा इस हफ्ते, तो आप इस हफ्ते के एंड में जो देखेंगे अच्छा, अब जब से ही बिल्कुल जब से ही ये तो पेट्रोल का तो अभी हुआ 10 रुपये, अब 10.5 रुपये, इनफैक्ट उससे पहले भी जो महंगाई की लहर आ रही थी, और स्पेशली जो पेट्रोल प्राइस के बाद, तो बहुत लोग ये अपील कर रहे थे कि जी वज़ीर आज़म आके लोगों को एतमाद में ले, उनको समझाए। वज़ीर आज़म की तरफ से भी यही बातें आ रही थी मुख्तलिफ सोर्सेज से कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। जैसे हमाद अजहर साहब ट्विटर पर लोगों को समझा रहे थे कि यार GDP को मत देखो, कोई और कह रहे हैं कि यार आपको उनकी, लेकिन बड़े मज़े की लॉजिक मुझे समझ नहीं आई। हमाद अजहर नौजवान आदमी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, उन्होंने ये तासुर देने के, असल में मसला ये हो रहा है कि GDP जो है हमारी है भी कम और महंगाई सबसे ज़्यादा है खित्ते में, तो इस वजह से उन्होंने ये ट्वीट किया कि जी GDP का मतलब ये नहीं होता कि एक एवरेज लिया जाता है, और ये भी हो सकता है कि एक मुल्क में फ्यू हैंड्स यानी चंद लोगों के पास इतनी ज़्यादा दौलत हो कि वो जब एवरेज आउट होती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ बात बिल्कुल सही है, लेकिन पेट्रोल की टंकी इससे फुल नहीं होगी। एग्जैक्टली ना। अच्छा, दूसरी जानिब फिर शहबाज गिल साहब
हाँ, आप कह रहे हैं कि यार ये देखें कितनी अच्छी कवाली चल रही है हमारे यहाँ। बाकी जो हुकूमत के तर्जुमान हैं ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल, वो ये हमें बता रहे हैं कि जी देखें आप फिर भी लकी हैं कि पाकिस्तान की में पेट्रोलियम की प्राइस वो नहीं है जो मुख्तलिफ ममालिक में है। ज़्यादातर ममालिक में हमसे ज़्यादा है जी। इस पे सॉरी मैं एक कुछ मीम्स भी बड़ी मज़े की बनी हैं जो वज़ीर आज़म हमेशा कहते हैं कि घबराना नहीं है। जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ी तो लोगों ने वज़ीर आज़म की उसी चीज़ को मोड़ करके कहा अब आपने भरवाना नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है वो इतना महंगा हो गया कि लोगों को मुश्किल। एनीवे फाइनली असद उमर साहब की ड्यूटी लगाई गई कि आप आए और काफ़ी तफसील में आने की कोशिश की है कि ये जो महंगाई की लहर है ये क्यों आई है और कब तक चलेगी। सुनिए। अमूमी राय माहिरीन की जो है उसकी बुनियाद के ऊपर हम आज ये कह सकते हैं कि हम अक्टूबर के वस्त में भी बैठे हुए हैं। मार्च से लेके जून के दरमियान कुछ एक्सपर्ट जो है, कुछ एक्सपर्ट्स तो जनवरी की भी बात करते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्सपर्ट्स जो हैं वो कहते हैं कि मार्च के अंदर हमें ये जो कमोडिटी प्राइसेस का जो गैर मामूली इजाफा देखने में आया था वो कम होता हुआ नज़र आएगा। और कुछ माहिरीन जो हैं वो इसको अरसे को ज़रा ज़्यादा लंबा देखते हैं और वो कहते हैं कि ये शायद अप्रैल मई और हो सकता है जून तक भी चले। तो ये अगले चंद माह जो हैं इसके अंदर जो कीमतें जो इजाफा हुआ है ये अल्लाह ताला से ज़ाहिर दुआ तो यही है कि जल्द अज जल्द इससे आवाम को रिलीफ मिले, लेकिन शायद ये इतनी जल्दी अगले 1-2 माह के अंदर ना नज़र आए और आपको इसके अंदर बेहतरी होती हुई नज़र आए। मार्च के महीने से मार्च अप्रैल मई के महीने के अंदर बेहतरी होती हुई नज़र आए और ज़ाहिर है उसके बाद ये हुकूमत की जिम्मेदारी होगी कि जो रिलीफ आती है तो वो जो प्राइवेट सेक्टर जो चीज़ें इंपोर्ट करता है, जो निजी शोबा जिन चीज़ों की दरामद करता है, वो रिलीफ फिर आवाम को भी बरवक्त तरीके से पास ऑन हो। उन्होंने 2-3 जो अपने आर्ग्यूमेंट रखे, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑयल बढ़ा है और हमें अब हमारे पास कोई चारा नहीं था। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम ज़ाहिर है एडिबल ऑयल इम्पोर्ट करते हैं और उसमें भी इजाफा हुआ है। उनका ये कहना है कि 48% इजाफा हुआ है, हमने 38% अभी तक पास ऑन किया है। फिर उन्होंने कहा है कि अब हम कुछ सब्सिडीज़ देंगे जिससे आप देखेंगे टैक्स कम करेंगे मुख्तलिफ खुर्दोनोश की अशिया के ऊपर, जो उससे प्राइस नीचे आती हुई आप देखेंगे। उसके अलावा साथ साथ उन्होंने जब ज़ाहिर एक बड़ा आर्ग्यूमेंट ये भी होता है कि पाकिस्तान में इस दफ़ा गंदम की बम्पर क्रॉप हुई, ठीक है, कॉटन की अच्छी हमें क्रॉप मिल रही है, लेकिन क्योंकि खुर्दोनोश की बात करें तो हम गंदम की बात करते हैं, हम गन्ने की बात करते हैं और हम चावल की बात करते हैं। तो तीनों बम्पर क्रॉप्स हुई हैं। फिर भी क्या वजह हुई, तो उनका ये कहना था कि उन्होंने फार्मर को इस दफ़ा जो है हमने रेट बढ़ा के दिया, अच्छा दिया, जिससे ज़ाहिर है वो उसको भी बेनिफिट हुआ, लेकिन इवेंचुअली प्राइसेस बढ़ी ही हैं। अब मसला ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो खाने पीने की अशिया हैं वो क्योंकि आप लोकली ग्रो कर रहे हैं तो उसका इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ जो आप ताल्लुक़ है वो किस तरीके से जोड़ते हैं, जाहिर है ना। ये भी बातें की जा रही हैं। और अब जो पिछले 2-3 हफ्तों से अगर आप सोशल मीडिया को एक गेज समझना चाहते हैं तो जब भी कोई हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव या वजीर या मुशीर इस तरह की बात करता है, समझाने की कोशिश करता है, तो नीचे मैंने देखा है कि जो सपोर्ट करने आते हैं ना, कुछ सपोर्ट करने भी आते हैं हमारे पाकिस्तानी भाई, कहते हैं कि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं ये वो। उनकी आप लोकेशन चेक करें तो या तो टेक्सास में बैठा हुआ है, या तो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, या तो दुबई में बैठा हुआ है। जर्मनी से लोग ट्वीटें कर रहे हैं कि ये देखें यहाँ पेट्रोल इतना महंगा है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि वहाँ आमदनी कितनी है, परचेजिंग पावर पैरिटी। अच्छा, अब एक और जो मसला है कि माजी में भी महंगाई हुई है और माजी में भी आपको पता है तेल आलमी मंडी में जो कीमत है वो भी ऊपर गई है, उसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई हुई है। एक जो वजह है कि मेरा ख्याल है कि ये आर्ग्यूमेंट और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है गवर्नमेंट की, वो बिक नहीं रही, क्योंकि माजी में महंगाई की वजूहात और पीटीआई का रद्द अमल कुछ और था। ये याद रखें, जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। तो मैं नवाज शरीफ प्रोटेस्ट कर रहा हूं, पाकिस्तानी शहरे हुए, मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा।
मैं आपको पैसे इकट्ठे करके दिखाऊंगा, लेकिन हम ये बिजली और गैस और डीजल ये महंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ये आम आदमी नीचे चला जाता है। जब आप चीजें महंगे करते हैं, गुर्बत बढ़ जाती है। हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि गुर्बत खत्म करें। ये जो जुल्म हो रहा है, ये जो बिजली की कीमतें, डीजल की कीमतें, खाने पीने की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, ये जब तक आप अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, ये महंगाई की समुद्र में आप सब डूबते जाएंगे। और अब यकीनन आवाजें बुलंद हो रही हैं, अवाम की नहीं, क्योंकि अवाम की तो बोलती बंद हुई है, लेकिन जाहिर है कि ऑपोजिशन अब वही बातें कर रही है जो इमरान खान साहब उन दिनों में करते थे। सुनिए। आपने वादा किया, आप तो कहते थे कि जब महंगाई बढ़ता है तो इसके मतलब वजीर आजम चोर है। जितना महंगाई इस वक्त है, उतना पाकिस्तान की तारीख में रही, उतना पाकिस्तान की तारीख में महंगाई कभी नहीं रहा है। तो बकौल इमरान खान साहब, इसका मतलब ये होगा कि जितना चोर इस वक्त हमारा वजीर आजम है, जितना चोर इस वक्त कठपुतली वजीर आजम है, उतना पाकिस्तान की तारीख में कोई वजीर आजम चोर नहीं रहा। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। अच्छा, अब सिर्फ इस फ्रंट पे फायर नहीं हो रहा, क्योंकि जाहिर है वो देख रहे हैं कि जी ऊपर भी कुछ वन पेज वाली बात हो, दोबारा दोहराने की बात नहीं है, तो वहां पर भी निशाना लिया जा रहा है। मतलब वो डबल बैरल शॉटगन से फायर कर दिया अभी ऑपोजिशन। ये तो हमारा फौज और हमारा ISI को भी अपना टाइगर फोर्स बनाना चाहता है। इमरान खान की बारी आई तो सिर्फ फौज के इदारे पे हमला नहीं किया, बल्कि फौज के इदारे पे खुद कुछ हमला किया। जी, ये बात कुछ बदलता नहीं, सिर्फ चेहरे बदलते हैं, बयानात वही रहते हैं। और अब आपके नादरीन की मालूमात के लिए भी बताऊं कि अपोजिशन अलायंस जो है PDM, वो दोबारा से उसने झुरझुरी लेके अंगड़ाई एक ली है और कहा है कि 20 तारीख से वो मुल्क भर में रैलीज़ का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जो महंगाई के ख़िलाफ़ होगा और हुकूमत के ख़िलाफ़ होगा, और फिर एक दफ़ा से वो कुछ करने की कोशिश करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी भी अपने लेवल पर कर रही हैं, तहसील लेवल प्रोटेस्ट कर रही हैं। अच्छा, अब ये जो तीनों जो इशूज़ हैं, मईशत का इशू, और इसमें मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ महंगाई का, वन पेज वाला इशू एंड सो, और ये जो एक बार फिर जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने अंदर भूख भरने की कोशिश कर रहे हैं PDM वाले। अब अगर इनको आप सेपरेटली लें तो कोई बड़ा मसला नहीं है, एक एक करके हल हो जाता है, लेकिन जब तीनों चीजें साथ हो रही हों तो फिर इशू पोटेंशियल बनता है कि चीजें बिगड़ेंगी, स्पेशली जैसे असद उमर साहब कह रहे हैं, और वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा ऑप्टिमिस्टिकली कह रहे हैं कि मार्च तक चीजें हैंडल होंगी, जून तक तो उन्होंने कहा है कि जून तक होगा। तो एक बड़ा क्रिटिकल किस्म का एक पीरियड शायद आप हुकूमत के लिए सामने आने वाला है, क्योंकि अभी 2 साल पूरे बाकी हैं। ये जो वन पेज वाला जो चक्कर होता है ना, इसको अगर अपने हिलाना होता है ना, ये यूजुअली आखिरी साल में किया जाता है। सही बात। तो अब हमारे पास 2 इश्यूज हैं कि एक इकोनॉमिक्स का, मईशत और महंगाई का इशू, और दूसरा ये जो टॉप लेवल से और बयानिए और अंदर खानी जो गपशप चल रही होती है, वो वाला इशू। तो मेरा ख्याल है कि एक एक करके इस पे आते हैं। बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले फाइनेंशियल इशू की बात करें तो बहुत सी बातें हो रही हैं कि ये खित्ते के अंदर जो है हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्यों पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है और दूसरे मुल्कों में नहीं। इसी बात को लेकर के हम बात करेंगे माहिरीन से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमने पिछले सेगमेंट में बात की महंगाई के बारे में, और हुकूमत बार बार इस चीज़ को कह रही है कि महंगाई तो पूरी दुनिया में हो रही है, लिहाजा हमारे साथ भी जो हो रहा है वो वही है जो आसपास के मुल्कों में हो रहा है। क्या ऐसा ही है? हमारे साथ इस वक्त माहिर मईशत मौजूद हैं, उज़ैर यूनुस। इन्होंने ट्विटर थ्रेड्स पे भी ये समझाने की कोशिश की है, ट्विटर पर भी, लोगों को कि क्या फ़र्क है पाकिस्तान में और ख़ित्ते में। तो उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। उज़ैर,
पाकिस्तानी हुकूमत के इस दावे की कितनी हकीकत है? शुक्रिया, बहुत बहुत आपने दावत दी। पहले तो ये बता दूं कि जो महंगाई पाकिस्तान में हुई है वो दुनिया से मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर महंगाई खाने पीने की अशिया में हुई। अब हुकूमत कहे कि खाने पीने की अशिया दूसरे ममालिक में भी महंगी हुई हैं, ठीक है। मैंने आपसे डेटा शेयर किया है कि अगर आप भारत का मुकाबला करें पाकिस्तान से, तो जहाँ वहाँ पर पंजाब का, उत्तर प्रदेश का जो फार्मर है वो सड़क पे निकल आया हुआ है, उसके बावजूद वहाँ खाने पीने की अशिया की जो महंगाई है वो तकरीबन 5.6% बढ़ी है जनवरी 2020 से सितंबर तक लेकर आज के सितंबर 2021 से लेकर। और पाकिस्तान में उसके साथ साथ 18% बढ़ी है। तो ये बात तो मानने की होगी कि पाकिस्तान में जो महंगाई है बिलखुसूस खाने पीने की अशिया में, उनमें मुकाबले में ज़्यादा इजाफा हुआ है और ये हुकूमत की अपनी पॉलिसियों का ही नतीजा है जिनकी वजह से ये महंगाई हुई है। कौन सी पॉलिसीज उज़ैर? बिकॉज आप कह रहे हैं कि बेसिकली ये तो फिर मिसमैनेजमेंट की तरफ इशारा है ना आपका? देखें, बिल्कुल मिसमैनेजमेंट, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप किसी से भी बात करें ज़रूरी एरिया में बिलखुसूस, तो वो आपको कहेंगे कि पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। वो रिफॉर्म्स पिछले 2 से 3 डेकेड से लेकर नहीं हुए। हुकूमत ये जब आई तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हमने एग्रीकल्चर पैकेज दिया है। अभी वज़ीर फाइनेंस जो है वो तरीन साहब DC आए हुए थे, तो वहाँ भी उन्होंने खिताब में कहा कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसे ज़्यादा देंगे ताकि इस चीज़ पे काबू पाया जा सके। लेकिन ये मसला पैसों का नहीं है, ये मसला मार्केट्स के रिफॉर्म्स का है। गंदम की मार्केट में हुकूमत इंटरवीन करती है, शुगर में आप सब्सिडी दिए चले जाते हैं। आपका जो मिक्स है प्रोडक्शन का, जहां आप दालें नहीं उगाते, अब आप इंपोर्ट करते हैं चीनी भी, शुगर भी, चीनी भी, गंदम भी। तो वो सब चीज़ों को देखने के लिए सिर्फ पैसा मसला नहीं है, आपने मार्केट रिफॉर्म्स करने हैं। लेकिन चाहे वो ये हुकूमत हो, चाहे उससे पहले वाली हुकूमत हो, वो सब मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे देती हैं, बढ़ा देती हैं और कहती हैं कि इस साल बम्पर क्रॉप हो गया, अगले साल नहीं हुआ, मौसम चेंज हो गया, वगैरह वगैरह। लेकिन जो असल काम है करने का वो कोई कर नहीं पा रहा। अच्छा उज़ैर, अब रिफॉर्म की आपने बात की, तो PTI का तो मतलब मंशूर ही रिफॉर्म ही था ना, चाहे पुलिस रिफॉर्म हो गए, ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म हो, दोनों में वैसे कुछ नहीं हुआ। कम से कम पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में तो कुछ नहीं हुआ। जब हम मईशत की बात करते हैं तो पहले जो 2 साल थे उसमें हमने बार बार यही सुना कि जी अभी मुश्किल होगी, आपको थोड़ी सी अपनी बेल्ट टाइटन करनी पड़ेगी। लेकिन ये इसलिए है क्योंकि हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं जिससे उम्मीद है कि पाकिस्तान की मईशत अगर टेक ऑफ नहीं करेगी तो कम से कम क्रैश स्टेबल हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। आप थोड़ी सी आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे लिए कि वो कौन से रिफॉर्म्स थे जो करने चाहिए थे और कितनी उसके ऊपर प्रोग्रेस हुई है? देखिए, 2 जगहों पे उन्होंने जो रिफॉर्म किया उसका इम्पैक्ट आपको नजर आया। स्टार्टअप साइड के ऊपर और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में उन्होंने रिफॉर्म्स किया। अभी STZ एक्ट भी मंजूर हुआ, सदर साहब ने उसको साइन किया, तो आपका उसका रिजल्ट नजर आता है। IT एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की स्टार्टअप्स जो हैं वो रिकॉर्ड फंडिंग इनफ्लोज आ रहे हैं। तो जब आप रिफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट तो आता है। अब रिफॉर्म उन्होंने कहाँ करना था जहाँ नहीं किया। पावर सेक्टर था आपका, जहाँ सर्कुलर डेट इस वक्त 2500 अरब रुपए से ज़्यादा तजावुज़ कर चुका है, उन्होंने वहाँ कोई रिफॉर्म नहीं किया। आपने प्राइवेटाइजेशन करनी थी, PIA, स्टील मिल्स वगैरह की, वो उन्होंने पहले कहा सरमाया पाकिस्तान बनाएंगे, फिर कहा मैनेजमेंट नहीं लाएंगे, फिर कहा अभी सोच रहे हैं। तो अब तो वो नहीं होना क्योंकि इलेक्शन ज़ोर शोर से सामने आ चुके हैं। तो अब इसके मुकाबले में आप भारत देखें जैसे, तो वहाँ उनकी हुकूमत ने पेंडेमिक में कहा कि हम एयर इंडिया को और बाकी जो SOEs हैं उनको रिफॉर्म करके प्राइवेटाइज करेंगे। तो उन्होंने एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया, पिछले हफ्ते की खबर है। तो ये जो रिफॉर्म्स है ये मुश्किल रिफॉर्म्स होते हैं, पार्लियामान में बहस करके सबको साथ लेके किए जाते हैं और ये हम नहीं करते। दूसरी चीज जहां हम एक तरह से नाकाम बार बार होते चले जाते हैं, मैं आपकी क्लिप्स देख रहा था, आप चला रहे थे कि वो असद उमर साहब कह रहे थे कि ये जो है एक्सपेक्टेड नहीं थी ऑयल प्राइस की इंक्रीज। 2016 की बात है, एक इंटरनेशनल इदारा है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसका 2020 का फोरकास्ट था कि तेल की कीमत $80 पर बैरल आ जाएगी, जो कि आज वो है। बिल्कुल। तो अब सवाल ये होता है कि चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो या ये हुकूमत हो जो 2018 में आई, उन्होंने क्या प्लानिंग की इस दुनिया के लिए जहां $80 का बैरल तेल हो या $100 का बैरल तेल हो? हमने वो नहीं किया। तो आज हम फिर अचानक से क्राइसिस मोड में चले गए कि महंगाई का तूफान है, लोग एहतजाज करें और हुकूमत कह रही है जी इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है क्योंकि ये तो अनएक्सपेक्टेड है। ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था, ये प्रेडिक्टेड था, फोरकास्ट बता रहे थे। आपने सिनेरियो प्लानिंग और फोरकास्टिंग नहीं की, तो आज महंगाई का आवाम को सामना है। तो उज़ैर मुझे ये बताइए कि
बार बार ये जो हुकूमती तर्जुमान भी ये कह रहे हैं कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, मगर आपने एक चार्ट भी आज ट्विटर पे शेयर किया कि तमाम ममालिक के साथ, उसमें पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी जो है वो सबसे कम है। तो ये लोगों को किस तरह से समझाएं कि भाई बेशक अगर कहीं कुछ महंगा है तो वहाँ आमदनी भी उनकी उतनी ही ज़्यादा है। देखिए, यही सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर कि इस वक्त लोगों की आमदनी पिछले बल्कि 21 सालों से उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी जितनी भारत, बांग्लादेश, वियतनाम वगैरह में बढ़ी। उसके साथ साथ उनको महंगाई का सामना करना पड़ा, इतनी ज़्यादा महंगाई कि उसी लिस्ट के अंदर वो सेकंड फ्रॉम टॉप है। नाइजीरिया सिर्फ ज़्यादा है हमसे। तो उससे होता ही है कि आपके शहरी के पास अब खाने पीने की पैसे नहीं है, तो आप देखते हैं कि स्टंटिंग की रेट्स बढ़ रही हैं, पॉवर्टी रेट्स बढ़ रही हैं, लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। तो ये एक विशेष साइकिल है डेवलपमेंट की, जहां आपके जो शहरी हैं उनके पास अब इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपनी बेसिक ज़रूरियात पूरी कर सकें। जब वो बेसिक ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकेंगे तो उनकी फ़िज़िकल वेलबींग, उनकी मेंटल वेलबींग अफेक्ट होगी और वो प्रोडक्टिव नहीं रह सकेंगे। तो उसका इम्पैक्ट फिर वापस आपकी ग्रोथ के ऊपर आता है। तो हमारा एक विशेष साइकिल चला आ रहा है और अगेन ये काफ़ी सालों से ये मसला बनता चला आ रहा है और इसके ऊपर किसी ने सही तरह तवज्जो देके रिफॉर्म्स करने की कोशिश नहीं की है। तो अच्छा, आपको लगता है कि कोई इसका सोल्यूशन भी है या यही है कि हम उसी विषय और एक और इसके साथ मैं इजाफे में ये भी पूछना चाह रहा हूं कि सोल्यूशन भी जो इलेक्शंस ईयर्स में आप इंप्लीमेंट कर सके, क्योंकि जो भी सोल्यूशन होगी उसका कोई फायदे होंगे लेकिन फिर कुछ नुकसानात भी होंगे। तो मईशत और सियासत ज़ाहिर है कि साथ साथ ही चलती है। इलेक्शन मोड में गवर्नमेंट अगर आने वाली है, ज़ाहिर है जो आने वाली है, तो कितने ऑप्शंस बचते हैं उनके पास अब? देखिए, इस वक्त क्राइसिस मोड के अंदर तो उनके पास 4 ऑप्शन है और चारों के चारों जो हैं वो हैव टेरेबल कॉन्सिक्वेंसेस। पहला ऑप्शन ये है कि स्टेट बैंक का है हम शरह सूद बढ़ा रहे हैं। शरह सूद आप बढ़ाएंगे तो आपका खसारा बढ़ जाएगा, फिर हुकूमत कहेगी कि हम कर्जों में सूद दिए चले जा रहे हैं, तो वो काम नहीं करेगा। उसका महंगाई से भी कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। दूसरा है कि आप इंपोर्ट्स पे ड्यूटीज लगा दें और इंपोर्ट्स पे कैश मार्जिन लगा दें, तो ये वही इंपोर्ट्स हैं जो लग्जरी आइटम्स हो जाएंगे, तो आपकी कस्टम्स ड्यूटीज कम हो जाएंगी, खसारा फिर बढ़ जाएगा। और जो ज़रूरियात हैं, पाम ऑयल हो गया, तेल हो गया, LNG हो गया, वो तो आपने लेनी है, तो अगेन नो इम्पैक्ट है। फिर आप PSDP कम कर दें, इलेक्शन में आप जा रहे हैं, आप कहें सड़कें बनाना बंद कर दें, प्रोजेक्ट्स अपने MNOs को कहें कि उनको रोक दें, तो वो नाखुश हो जाएंगे, तो वो भी काम नहीं चलेगा। चौथा है आपके पास कि आप रुपए को डिप्रिशिएट होने दें, वो स्टेट बैंक होने दे रही है, तो उस पर शोर शराबा पिछले 3 हफ्तों से तो चल ही रहा है। उसका दूसरा मसला ये होता है कि जब आप डिप्रिशिएट करेंगे तो जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है इंपोर्टेड आइटम्स की वो और बढ़ जाएगी, तो वो भी मसला आपका रहेगा कि आप पेट्रोल आपने और महंगा करना है क्योंकि करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है। तो इस वक्त सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो ये है कि वज़ीर आज़म और उनके जो काबीना के लोग हैं वो जाए नमाज पे बैठें और दुआ गो हों कि जल्द अज जल्द जो है तेल की कीमत नीचे आ जाए, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शंस नहीं है इस वक्त। थैंक यू वेरी मच। इसीलिए शायद लोगों को कवाली की तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं। बिल्कुल। ये देखें डी चौक पर कवाली बात है कि उस कवाली में भी लोग नहीं आ रहे यार, वो क्या गाड़ी में ही आएंगे ना। हाँ, मतलब कितने लोग पैदल आएंगे। हाँ, लेकिन जिस तरह से उज़ैर भाई ने समझाया है, मुझे तो इसका मतलब है कि आगे कुछ इम्प्रूवमेंट अब इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और क्योंकि बहरानों की बात हो रही है, एक बहरान जो कि तैनातियों का था, उसके बाद महंगाई भी आ गई, तो जाहिर है अपोजिशन अलायंस जो है वो दोबारा से एक्टिव हुआ और उसका जो सियासी पहलू है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ तजज़ियाकार ज़ैगम खान मौजूद हैं। ज़ैगम, ये जो कुछ गुज़िश्ता 2 हफ्ते से चल रहा है मुल्क में और उसके बाद अब ये महंगाई की भी इतनी शदीद लहर, आपको लगता है कि अपोजिशन के अंदर इतना दमखम है या अगर मैं इस सवाल को यूं कहूं कि अपोजिशन इस बात पर डरी हुई है कि वो अगर उन्हें आने का कह भी दिया गया तो उनके पास भी इस सूरत हाल से निपटने का कोई सलूशन नहीं है? आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में है और पॉलिटिकल मैनेजर्स के लिए भी बहुत मुश्किल है।
और अपोजिशन भी, अगर फौरी तौर पर अपोजिशन के आने का मतलब है कि अगर कोई 5 साल के लिए आता है वो तो उम्मीद रख सकता है कि 5 साल में हालात बदल जाएंगे, लेकिन अगर आप अपोजिशन की किसी पार्टी को कहें कि 1 साल 1.5 साल के लिए आप हुकूमत चलाएं और मामलात को ठीक करें या उसका कोई ऐसा फार्मूला निकालें, तो वो तो बिल्कुल सूट नहीं करता किसी पार्टी को कि उससे जिस तरीके के मसाइल पैदा होंगे। देखिए, अपोजिशन को जो हम दमखम की बात करते हैं तो ये एक रिलेटिव बात है। अगर आप असम्बलीज़ के एतबार से देखें तो पाकिस्तान की एक तगड़ी तरीन अपोजिशन में से है। अगर आप उनकी जो है वोट्स देखें पिछले इलेक्शन में तो बहुत ज़बरदस्त वोट लेकर आए हैं, पॉपुलर जमाते हैं। अगर आप उनका कोई पब्लिक ओपिनियन पोल्स देखें, अगर आप जो बाई इलेक्शंस हुए हैं उनको देखें, लेकिन हम कमज़ोर क्यों समझते हैं? उसकी एक बड़ी वजह है, बिल्कुल ठीक का दमखम ना होने की जो बात होती है, उसकी वजह ये है कि 2018 के बाद से जिस सिस्टम की बसात बछाई गई, वो सिस्टम जिसको हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं, इमरान खान की तरफ से अगर उसको देखा जाए, उसके 2 एंगल्स हैं देखने के, क्योंकि हाइब्रिड का मतलब है उसमें 2 पार्टीज होती हैं। अगर आप उसको पीटीआई और इमरान खान के एंगल से देखें तो वाज़ेह तौर पर लगता था कि वो सिंगल पार्टी हेजेमनी चाहते हैं पाकिस्तान में। वो भी कोई नई बात नहीं थी, भुट्टो साहब ने भी ये कोशिश की थी, नवाज शरीफ साहब ने भी एक दफ़ा कोशिश की थी कि सियासी जमातों को, मुखालिफिन को इतना रगड़ दिया जाए कि एक बराए नाम अपोजिशन मौजूद हो, लेकिन वो टफ टाइम हुकूमत के दरमियान भी ना दे सके और इलेक्शन भी ना जीत सके। ये वो एनवायरनमेंट था जिसमें जो अपोजिशन है वो चल रही थी जब तक कि पीडीएम की मूवमेंट शुरू नहीं हुई। पीडीएम की मूवमेंट से पहले तो आपको पता है जो अपोजिशन के टॉप लीडर्स हैं उनको टीवी पर उनकी आवाज़ भी नहीं आ सकती थी। मरियम नवाज का तो शायद नाम नहीं ले सकते थे आप, उनकी आवाज़ कोई क्लिप नहीं दिखा सकते थे। तो पीडीएम की मूवमेंट ने, इनका कुछ दमखम, कुछ इनकी पीठ ठोंकी इस मूवमेंट ने, और वो थोड़े से कुछ हिम्मत में आए, बेहतर हुए। तो वैसी तो ये अपोजिशन नहीं है जैसे पीडीएम से पहले थी, लेकिन वैसी भी नहीं है जो एक मुकम्मल फ्री एनवायरनमेंट में होती है। तो क्या ये पीडीएम, क्या अपोजिशन के दमखम का मतलब है कि हुकूमत को वो उल्टा देगी? शायद उल्टा भी नहीं सकती और शायद वो उल्टाना चाहेगी भी नहीं, क्योंकि उसका कोई इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वक्त वो इलेक्शन ही चाहेगी, जल्दी इलेक्शन चाहेगी, या जब उसको इलेक्शन का मौका मिले जितने जल्दी, इस तरह का इलेक्शन जिसमें उनके लिए एक जो है एक प्लेग्राउंड जो है वो ठीक हो, उनको पूरी तरह से मौका मिले ठीक तरीके से इंतखाबात में हिस्सा लेने का और इस हुकूमत से 2-2 हाथ करने का। तो मेरे ख्याल है ये होगा जो अपोजिशन चाहेगी। अच्छा, अपोजिशन चाहेगी, मगर आप इस वक्त जो हुकूमत है उसकी मुश्किलात को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि उनको तासुर यही है कि अब उनको वो बैकिंग नहीं है जो उनको 2018 में थी, 19 में थी, 20 में थी। अब उनके पास जो है वो कवर जो है वो हट गया है। आप ऐसे ही समझते हैं? बिल्कुल सही है, और ये कवर ऐसे से हट रहा था। इसको आप सिर्फ इस एक वाक़े से नहीं जोड़ सकते, बल्कि जो मुसलसल हुकूमत की गिरती हुई मकबूलियत है उसकी वजह से हुकूमत एक लायबिलिटी बन गई थी। जिस तरीके के मुश्किलात हैं, अवाम जो कुछ फेस कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो माशी मुश्किलात हैं, उसकी वजह से एक हुकूमत लायबिलिटी बन गई थी। तो कोई इदारा क्यों चाहेगा कि सियासी गैर मकबूलियत का वो बोझ इनका उठाए? देखिए, पाकिस्तान में कुछ 20 साल से या 20 साल से कुछ ज़ायद से हम जिस माशी सूरत हाल में फंसे हुए हैं, जिसको इकानमिस्ट कहते हैं कि बूम बस्ट साइकिल, कि पाकिस्तान की इकानमी उठती है लेकिन क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत कम हैं, जब 3.5% से ज़्यादा हमारी ग्रोथ होती है तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट डेवलप होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता 5, 5.5, 6 पे जाती है तो फिर धड़ाम से मईशत नीचे आ गिरती है, हम IMF की राह लेते हैं, बस्ट में चले जाते हैं, 2-2.5 साल IMF में गुजारते हैं, फिर मईशत जो है बेहतर होती है, फिर वही साइकिल होता है। लेकिन इस दफ़ा एक और चेंज आ गई है। अगर आप इस वक्त देखें तो जो बस्ट वाला साइकिल है उससे निकलकर इस वक्त हमें बूम में होना चाहिए था, या बूम के करीब होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से लगता ये है कि हम बस्ट से बस्ट में जा रहे हैं। बस्ट साइकिल एक क्राइसिस के एक क्राइसिस से दोबारा एक माशी क्राइसिस में जा रहे हैं। ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होगी कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा। इन्फ्लेशन के एक तूफ़ान से जो IMF जो नुस्खे लाता है
उसमें जो इन्फ्लेशन आती है, जो रुपए की कीमत गिरती है, जो सारा तूफान बदतमीजी होता है, उससे गुजरने के बाद भी बजाय इसके कि हम थोड़ी सी एक रिलीफ में जाते जिसमें कुछ चीज़ें एडजस्ट हो जाती, कुछ इनकम्स जो है वो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर लेती, कुछ इकानमी को थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती, उसकी बजाय फिर से हम वापस बस्ट में जा रहे हैं। अच्छा, तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। जयराम, देखें, जब ये हुकूमत आई थी और बहुत से लोगों ने बिलीव भी किया, क्योंकि इन्होंने कहा हम नए सोल्यूशन देंगे और फौरी सोल्यूशन देंगे और इकॉनमी को ट्रैक पे लेकर के आएंगे। ज़ाहिर है कोविड आ गया, कोविड से पूरी दुनिया की मईशतें मुतासर हुई, पाकिस्तान वाज नो एक्सेप्शन, तो हमारी जो थोड़े बहुत भी इस्तेहकाम था वो भी ख़त्म हो गया। तो आपको लगता है कि ये हुकूमत का जो प्लान पहले दिन से था वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया, या जिस तरह से चीज़ें बिगड़ी हैं उनको ये मौका ही नहीं मिला कि वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर भी सकते? मेरा ख्याल ये है कि कोविड ने तो हुकूमत को एक मौका दिया। पाकिस्तान में कोविड ने कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं किया जिस तरह बाज़ मईशतों में हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत उस तरीके से बंद नहीं रही, बहुत थोड़ी देर के लिए बंद हुई। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी मुतासर नहीं हुई और हुकूमत को एक बहुत बड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिली कोविड की वजह से। कुछ इनके जो लोन्स थे वो भी, उसमें भी रिलीफ मिला, एक्स्ट्रा भी बिलियंस ऑफ रीशेड्यूल हुए और बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको मिले। IMF ने भी दिया आपको, जो है ADB ने भी दिया आपको, वर्ल्ड बैंक ने भी दिया। उसमें एक रिफॉर्म का मौका मिला। जो असल हुकूमत की नाकामी है, जो इनका शुरू में दावा था कि अब हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएंगे, अब हम रिफॉर्म्स करेंगे, तो सबसे बड़ा जिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, एक तो ये है कि किसी तरीके के किसी सेक्टर के रिफॉर्म नहीं किए, ना तो मईशत के वो रिफॉर्म किए जिनकी ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हम बूम बस साइकिल से बाहर निकलते, ना ही वो गवर्नेंस के रिफॉर्म किए जो माशरे से भी जुड़े हुए हैं, और वो गवर्नेंस के रिफॉर्म जो हैं वो मईशत से भी जुड़े हैं। उस वजह से भी इन्वेस्टर नहीं आता, मईशत आगे नहीं आती, बल्कि इनकी जो तमाम अरसे में तवज्जो रही वो अगले इलेक्शन पर रही और अपोजिशन को रगड़ा लगाने में नहीं। आप देखिए कितने जो हैं इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बदल डाले, कितने अनसीरियस इन्होंने इकानमी को लिया, इसी बात से देख लीजिए। तो मैं समझता हूँ कोविड के जिम्मे लगाना जो है वो तो कुछ ज़्यादा ही है। कोविड का कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा, लेकिन कोविड का इनको फ़ायदा भी हुआ। लेकिन रिफॉर्म किधर है, कहाँ वो एक्शंस हैं जिनको दिखा के आप कहें कि देखें जी ये तो पावर सेक्टर कितने रिफॉर्म कर दिए, अब तो लॉसेस तो ख़त्म हो गए। अब इसमें कोविड का क्या मसला था? पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में आपको डिस्कोज को ठीक करने में, लॉसेस को कम करने में किसने आपको रोका था? आपने क्या किया? तो बेशुमार रिफॉर्म, अच्छा टैक्सेस के जो सेक्टर में आपने करना था, क्या किया? बहुत सी चीज़ें जो की जा सकती थी, ना तो उधर तवज्जो थी, शायद कुछ सलाहियत का भी मसला था। तो उन रिफॉर्म्स के ना होने की जो कीमत है वो इस वक्त हमें अदा करनी पड़ रही है कि बराए नाम 3.5% से दोबारा थोड़ी सी ग्रोथ ऊपर गई है और कह रहे हैं कि 4% होगी और फिर से हम जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। 2 साल अभी बाकी हैं जैगम, आपको क्या लगता है? देखिए 2 साल में हो सकता है मईशत को कुछ थोड़ा बहुत संभाल लें, मैक्रो इकानमी को, लेकिन अगर मैक्रो इकानमी 2 साल में संभल भी जाए तो जो लोगों को उसकी कीमत अदा करनी होती है वो तो 2 साल में उससे नहीं निकलते। देखिए जो इन्फ्लेशन आ गई, अभी तक जितनी कीमतें बढ़ गई उससे वापस तो नहीं जाएंगी, और 2 साल में वेजेस तो कवर नहीं होंगी, उसके बराबर इन्फ्लेशन पर भी नहीं पहुंचेंगी, और अभी भी इन्फ्लेशन बिल्कुल नीचे तो नहीं आने वाली। तो लोग तो कम से कम 2 साल सफर करेंगे अगर ये 2 साल सीरियस एक्शन भी लें। लेकिन ये 2 साल में क्यों सीरियस एक्शन लेंगे? ये तो इलेक्शन का साल आ रहा है, इलेक्शन का साल है, तो कैसे इस वक्त तकलीफदेह चीजें कैसे करेंगे? इस वक्त तो ये पॉपुलर चीजें करने की कोशिश करेंगे जिससे इकानमी का मजीद कबाड़ा होगा। बहुत शुक्रिया जैगम, आपने तब बताया कि आपकी क्या राय है। कमोबेश ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जैसे एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। और आपको पता है पाकिस्तान में करंट अफेयर्स के जो चैनल्स हैं वो गुज़िश्ता 3 साल में क्या क्या स्कैंडल्स नहीं लेके आए। लेकिन मसला ये होता है कि कभी कभी अफेयर इतना होता है कि करंट लग जाता है उसी चैनल को। एग्जैक्टली। और
पाकिस्तान के अंदर तो आपको आज़ादी होती है कि आप कुछ भी बोल दें और किसी की इज़्ज़त उछाल दें, मगर बाहर अगर आप ये करने की कोशिश करेंगे तो मसला हो जाता है। मसलन अब से 1.5 घंटे पहले ARY जो कि न्यू विज़न टेलीविज़न के नाम से बरतानिया में अपनी नशरियात चलाता है, उन्होंने एक माज़रत जारी की है और माज़रत छोटी नहीं है, उनकी माज़रत है साबिक फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार से, जिसमें वो कह रहे हैं कि न्यू विज़न टेलीविज़न पर 8 जुलाई 2019 को दी रिपोर्टर्स प्रोग्राम नशर हुआ, जिसमें चौधरी गुलाम हुसैन और साबिर शाकिर ने दावा किया कि इसहाक डार ने हुकूमत पाकिस्तान का पैसा चुराया और पाकिस्तान वापस आने की इजाज़त पर चुराई हुई रकम वापस करने पर आमादा थे। ये दावा भी किया गया था कि इसहाक डार के बैंक अकाउंट्स का सुराग लगा लिया गया है, जिसमें चुराए गए लगभग $1 अरब मौजूद थे, $1 बिलियन मौजूद है। प्रोग्राम में मज़ीद तबसरे किए गए जिसमें दावा किया गया कि इसहाक डार से किसी फ़र्द को मौत की धमकियां दिलवाई ताकि वो पाकिस्तान से बाहर चला जाए। $1 अरब में सोचो कितने लोगों की सिपारी दे सकते हो। सर वो हो तो बहरहाल उसके बाद ARY ने अपना मौक़िफ़ शामिल करते हुए कहा है कि हम इसहाक डार का मौक़िफ़ तस्लीम करने पर तैयार हैं। अव्वल ये कि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का कोई पैसा नहीं चुराया, दूसरा ये कि इसहाक डार के किसी बैंक अकाउंट का सुराग भी नहीं मिला। $1 अरब का सुराग नहीं मिल रहा यार, यहाँ तो मसला हो गया। नतीजतन पैसे चुराने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सोयम ये कि इसहाक डार की जानिब से पाकिस्तान वापसी की इजाज़त मिलने की शराइत पर पैसा वापस करने का दावा झूठा और मन घड़त है, और ये कि इसहाक डार ने किसी फ़र्द को मौत की धमकियाँ नहीं दी। ठीक, अच्छा, एक तो ये तो इनका हो गया। और एक और भी इन्होंने कहा है कि न्यू टेलीविज़न ने फिर 8 अगस्त 2019 को पावर प्ले प्रोग्राम नशर हुआ, जिसके दौरान वज़ीर आज़म के माविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब व दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर ने दावा किया था कि अपने दौर में इसहाक डार पाकिस्तान के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के ज़िम्मेदार थे और इसहाक डार ने इंतहाई सरगर्म और गैर मुनासिब तरीके से यूनिट के कामों में रुकावटें खड़ी की। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को आम इदारों के साथ सिस्टम में रसाई नहीं दी गई और ये दावा भी किया गया था कि इसहाक डार के इक़दामात का मकसद चौधरी शुगर मिल्स को मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहफ़्फ़ुज़ देना था। चौधरी शुगर मिल्स आपको पता है कि शरीफों के साथ वो लिंक है। ये तो हो गई इनकी अपॉलॉजी। अब इसके साथ मेरा ख्याल है कि शायद डैमेजेस भी देने पड़ेंगे। जी, डैमेजेस £1,20,000 के करीब। £1,20,000 लंबे नोट। ये सिर्फ ये वाहिद माफ़ी नहीं है जो इस महीने मांगी गई है। रेहाम खान को अगर आप देखें, उनके साथ भी कमोपेश यही हुआ है, क्योंकि दिसंबर 2019 में वो एक YouTube पर और फिर ज़ाहिर ट्विटर और फेसबुक वगैरह पर एक वीडियो नशर करती हैं जिसमें एक इल्ज़ाम लगाया जाता है जुल्फी बुखारी साहब पर कि वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मिलकर वो एक मंसूबा बना रहे हैं कि रूज़वेल्ट होटल को कम कीमत में बेचा जाए। जुल्फी बुखारी साहब ने मुकदमा किया, मुकदमा चला और अब बिल आखिर उनके हक में फैसला आ गया है। इतलात के मुताबिक £50,000 रेहाम साहिबा को आगे देने पड़ेंगे। देना होगा। फिर वीडियो भी बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने जो इल्ज़ाम लगाए जुल्फी बुखारी पर कि वो रोज़वेल्ट होटल खरीदा वो बेबुनियाद थे, झूठे थे। तो सबक यही है कि एक और भी है। अच्छा, ये पहले भी हुआ है ज़ाहिर। 2016 में अगेन ARY को 24 इल्ज़ामात पर उनके खिलाफ केस चलाया था मीर शकील और रहमान ने और वहाँ पर ऑर्डर मिला था, मुझे नहीं पता कि कितना इम्प्लीमेंट हुआ था, कि £185,000 का खर्चा। तो बिल्कुल जैसे आप इशारा कर रहे थे, अगर इसमें सबक सीखा जाए तो सबक यही है कि अगर आपने किसी के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने हैं तो प्लीज़ ऐसे चैनल पर लगाएं जो सिर्फ पाकिस्तान में नशर होता है, या फिर ऐसे बंदे पर लगाएं, ऐसे शख्स पर लगाएं जिसके पास सिर्फ हरा पासपोर्ट है। क्योंकि अगर कोई ये लाल या अमेरिका का क्या होता है नीला पासपोर्ट है ना, तो सर तो वहां पर आपको पता है उनके पास अदालतें भी होती हैं, केस डिसाइड भी हो जाते हैं, और जो आजकल रुपये की चल रही है तो £1,000 भी बहुत है, लाख पाउंड तो मतलब बंदा तौबा करे। बहरहाल सबक यही है कि झूठ बोलो तो सिर्फ पाकिस्तान में। जी, आज के लिए इतना ही जी, कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।